हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम इंडियन हिस्ट्री में भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पढ़ेंगे। आपको पता है कि भारत बहुत दिन गुलाम रहा, कभी किसी के हाथों कभी किसी के हाथों। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि डच भारत में 1605 से 1825 तक रहे, डेनिस भारत में 1620 से 1869 तक रहे, फ्रांसीसी भारत में 1769 से 1954 तक रहे, पुर्तगाली 1505 से 1961 तक रहे। 1961 इसीलिए क्योंकि भारत का अभिन्न राज्य गोवा पुर्तगाल के कब्जे में था 1961 तक। ईस्ट इंडिया कंपनी 1612 से 1757, भारत में कंपनी का शासन 1757 से 1858, ब्रिटिश राज 1858 से 1947, ब्रिटिश भारत में रियासतें 1721 से 1949 और भारत का बंटवारा 1947। तो आज हम भारत के हर एक इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। 1498 में जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, उसके बाद दुनिया के सभी देश भारत की ओर कूच कर गए। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1748 में भारत में आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। 1769 में चुआल विद्रोह हुआ। 1784 में तिलका माझी का विद्रोह हुआ। 1798 में चुआड़ का विद्रोह हुआ। 1799 में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हराया। 1775 में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। 1832 में कोल विद्रोह हुआ और चुआड़ विद्रोह हुआ। 1846 में आंग्ल सिख युद्ध हुआ, सिखों की पराजय हुई इस युद्ध में। और 1855 में संथाल विद्रोह हुआ। हम आपको इस विद्रोह के बारे में इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इसके बाद के विद्रोह का हमने चर्चा इस वीडियो में किया है, लेकिन उससे पहले के विद्रोह के बारे में हम आपको नहीं बताए हैं, जिसके लिए बारे में एक तार्किक विश्लेषण हम कर देते हैं। 1757 से अंग्रेजी राज द्वारा जो लूट और भारतीय किसानों, मजदूरों, कारीगरों की बर्बादी, धार्मिक सामाजिक भेदभाव ने जिस गति से जोर पकड़ा, उसी गति से देश के विभिन्न हिस्सों में विद्रोह की चिंगारियां भी फूटने लगी। 1757 के बाद शुरू हुआ सन्यासी विद्रोह, मिदनापुर चुआड़ विद्रोह, रंगपुर व जोड़हट विद्रोह, रेशम कारीगर विद्रोह, चिटगांव का चकमा आदिवासी विद्रोह, पहाड़िया सिरदार विद्रोह, रंगपुर किसान विद्रोह, केरल में कोटायम विद्रोह, सिलहट विद्रोह, वीर भूमि विद्रोह, खासी विद्रोह, भिवानी विद्रोह, विजयनगरम विद्रोह, कारीगरों का विद्रोह, मिदनापुर आदिवासी चुआड़ विद्रोह, पलामू विद्रोह, वेल्लोर सिपाही विद्रोह, त्रावणकोर का बेलू थम्बी विद्रोह, बुंदेलखंड में मुखियाओं का विद्रोह, गुजरात का भील विद्रोह, कटकपुरी विद्रोह, खानदेश धार व मालवा भील विद्रोह, छोटा नागपुर पलामू चाईबासा कोल विद्रोह, बंगाल आर्मी बैरकपुर में पलाटून विद्रोह, गुजर विद्रोह, भिवानी हिसार व रोहतक विद्रोह, काल्पी विद्रोह, वहाबी आंदोलन, 24 परगना में तीतुमार आंदोलन, मैसूर में किसान विद्रोह, विशाखापट्टनम का किसान विद्रोह, कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह, संबलपुर का गोंड विद्रोह, मुंडा विद्रोह, सूरत का नमक आंदोलन, नागपुर विद्रोह, नगा आंदोलन, हजारा में सैयद का विद्रोह और संताल विद्रोह। ये सब विद्रोह जो हम आपको आज लिस्ट बता रहे हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई से शुरू हुआ था, उससे पहले भी भारत ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारी विद्रोह की थी, लेकिन ये सब विद्रोह खंडित रूप से हुआ था, जिसके कारण अंग्रेजों ने इस पर आसानी से नियंत्रण पा लिया। 1757 में जब पलासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के शासक सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था, उस विद्रोह के बाद से 1766 में चुआड़ का विद्रोह हुआ। चुआड़ के विद्रोह के बारे में आप जानिए। इस विद्रोह को भूमिज विद्रोह भी कहते हैं। बंगाल के जंगल महल के भूमिज आदिवासियों ने जगन्नाथ सिंह के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जंगल, जमीन और नाना प्रकार के शोषण से मुक्ति के लिए 1766 में जो आंदोलन चलाया था, उसे ही चुआड़ विद्रोह कहते हैं। सन्यासी एवं फकीर विद्रोह 1763 से 1773 तक बंगाल में सन्यासी और फकीरों के अलग संगठन थे। पहले इन दोनों संगठनों ने मिलकर अंग्रेजों के साथ संघर्ष किया, बाद में उन्होंने अलग अलग रूप से विरोध किया। और उन सन्यासियों में नाम थे मोहनगिरी और भवानी पाठक, और फकीरों के नेता के रूप में थे मजनू शाह। और ये अंग्रेजों पर आक्रमण करते थे। कई अंग्रेज अफसरों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिए। बंगाल का द्वितीय सैनिक विद्रोह
बंगाल की 15वीं बटालियन को जब हमला के स्थान पर पहुंचाया गया और उसने जहाज पर चढ़कर यूरोप जाने के और डच लोगों के साथ युद्ध करने से भारतीय सैनिकों ने इनकार कर दिया। बाद में उन्हें मारा भी गया। 1795 की का ये विद्रोह था, चुआर विद्रोह, वही विद्रोह जिसके बारे में हमने आपको कहा है। 1798 में दुर्जन सिंह ने विद्रोह किया और रानी शिरोमणि नाम की एक महिला विद्रोह ने भी अच्छी वीरता का परिचय दिया। वेल्लोर का सैनिक विद्रोह 1803, वेल्लोर स्थित मद्रासी सेना ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह के फलस्वरूप लॉर्ड विलियम वेंटिक को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। वेलुथाम्पी त्रावणकोर राज्य के एक मंत्री थे और जब उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मैत्री थी, बाद में वेलुथाम्पी को व्यापार में जब कार्य नहीं करने दिया गया था, उन्होंने संघर्ष किया। भील विद्रोह 1817 में पश्चिमी तट के खाना देश, जिसको आप गुजरात कहते हैं, वहां भील जनजातियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया और इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय और उनके प्रतिनिधियों ने बढ़ावा दिया। नायक विद्रोह 1821, बगड़ी राज्य की नायक जाति ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध का बिगुल फूंका था। अचल सिंह इसके नेता थे और गद्दार के छल से अचल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था। बैरकपुर का प्रथम सैनिक विद्रोह 1824, यह नायक विद्रोह और बहावी विद्रोह के बीच की कड़ी है। बंगाल रेजिमेंट को जब आदेश दिया कि बैलों की पीठ पर बैठकर हुगली नदी पार करे, तो उन्होंने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें गोलियों से भून दिया गया। कोल विद्रोह कोल जनजातियों द्वारा अंग्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ 1831 में हुआ। मुंडा, उड़ांव, भूमिज और हो आदिवासियों को अंग्रेजों द्वारा कोल कहा जाता था। फिर से गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में 1832 से 1834 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो भूमिजों ने विद्रोह किया, उसे ही भूमिज विद्रोह कहते हैं। गुजरात का महिकांत विद्रोह 1836 में हुआ। धर्राव विद्रोह 1841, सतारा के महाराज छत्रपति प्रताप सिंह को जब हटाया गया तब ये विद्रोह हुआ। कोल्हापुर विद्रोह 1844 और ये विद्रोह में बहुत सारे अंग्रेज रक्षक मारे गए। कर्नल ओवांस को कैद कर लिया गया। संथाल विद्रोह, संथाल 1855 से 1856 तक के विद्रोह बंगाल और बिहार में फैली हुई विद्रोह की एक कड़ी थी। सिंधो और कान्हो इस विद्रोह के नेता थे। हजारों संथालों को मार दिया गया था। विद्रोह के कारण सरकार ने भागलपुर और वीरभूमि के संथाल बहुल क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना जिला बना दिया था। अब हम आते हैं 1855 के सैनिक विद्रोह में। यह सैनिक विद्रोह निजाम हैदराबाद की फौज की तृतीय घुड़सवार सेना ने किया था। इस विद्रोह को दबाने में ब्रिगेडियर मैकेंजी के शरीर पर 10 घाव लगे थे। मुश्किल से उनकी जान बची थी। 10 मई 1857 प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जब हुआ था तो कहा जाता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत ने बहुत बलिदानी दी। इसे सिपाही विद्रोह भी कहते हैं और इसे भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। जब ब्रिटिश शासन का शुरुआत हुई थी, उसके बाद पहली बार भारतीय ने मंगल पांडे के नेतृत्व में इस विद्रोह की शुरुआत की थी। दुगवा नरेश थे मंगल पांडे और इस विद्रोह के कारण थे वैचारिक मतभेद। कई इतिहासकार ये कहते हैं कि अंग्रेज उन्हें जबरदस्ती से या धोखे से ईसाई बना देंगे। कुछ कंपनी के अधिकारी इस कार्य में जुटे भी हुए थे। लॉर्ड डलहौजी जो राज्य हड़पने की नीति से अनेक राज्य झांसी, अवध, सतारा, नागपुर और संबलपुर को अंग्रेजी राज्य में मिला लिए थे और इनके कारण नागपुर के शाही घरानों के आभूषणों की कलकत्ता में बोली लगाई गई और इस घटना को शाही परिवार के प्रति अनादर से देखा गया। तो इसके बाद भारतीय सैनिकों, भारत के नौजवानों ने इस आंदोलन में आने की शुरुआत की। तो ये था प्रथम विद्रोह, जिसे हम 1857 का सैनिक विद्रोह भी कहते हैं। 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसे आजकल हम लोग कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। उसका यह एक फादर पार्टी कहा जा सकता है। देखिए, पूरी तरह से आप उसे सेम कांग्रेस पार्टी नहीं कह सकते, क्योंकि कांग्रेस बहुत पार्टों में डिवाइड हुई और जिसके कारण
आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो इस राष्ट्रीय कांग्रेस के 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई थी, मूल रूप से वो कांग्रेस नहीं है, इसकी बहुत सारे रूपों में हुई थी। इसकी स्थापना एओ हुर्मू के द्वारा किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। दिसंबर 1906 बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, जो अखंड भारत का एक हिस्सा था, उसके ढाका में दिसंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और यही मुस्लिम लीग भारत और पाकिस्तान के जन्म, मतलब पाकिस्तान के जन्म और भारत के विभाजन का मूल कारण बना। दिसंबर 1907 कांग्रेस का विभाजन हुआ। सूरत में, गुजरात के सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ। 11 दिसंबर 1911 दिल्ली की राजधानी स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। आधिकारिक रूप से 13 फरवरी 1931 को दिल्ली को राजधानी स्थानांतरित किया गया, लेकिन घोषणा 11 दिसंबर 1911 को की गई। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध का काल। 9 जनवरी 1915 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख कड़ियों में से एक रहे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से पहली बार भारत आए। दक्षिण अफ्रीका वो बैरिस्टर की पढ़ाई करने गए थे, जहां पे उनके द्वारा अश्वेत होने के कारण उन्हें ट्रेन से धक्का मार के गिरा दिया गया था, जिसके बाद से उन्होंने वहां पे क्रांति की शुरुआत की थी और उसके बाद वो भारत में 9 जनवरी 1915 को आए। 1916 होम रूल लीग की स्थापना, साथ ही में कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए। 2 टुकड़े का मतलब कांग्रेस 2 पार्ट में बटी, एक था गरम दल और दूसरा था नरम दल। 13 अप्रैल 1999 रॉलेट एक्ट पारित हुआ और भारत के इतिहास में इससे बुरा दिन नहीं हो सकता। 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग के बारे में आप जानते हैं कि यह अमृतसर में स्थित है। और रॉलेट एक्ट के विरोध में जब भारत के सभी लोगों के द्वारा वहां पे बैठा गया था, एक बातचीत का वो हुआ था, तभी अंग्रेजों के द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। भारत के लिए इससे बुरा चीज नहीं हो सकता था कि आपके क्रांतिकारियों को जनरल डायर के द्वारा चारों तरफ से घेर के मार दिया गया था। 400 से अधिक व्यक्ति मरे, 2000 से अधिक व्यक्ति घायल हुए। अमृतसर के जब डिप्टी कमिश्नर कार्यालय में आप जाइएगा तो वहां पे 484 शहीदों की सूची है, जबकि जालियांवाला बाग में कुल 388 शहीदों की सूची है। 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का एक बच्चा, इनका अभी उल्लेख ब्रिटिश राज्य के अभिलेख में होता है। जबकि अनाधिकृत आंकड़े अगर आप पता लगाइएगा तो 1500 से अधिक लोग मारे गए थे। अहिंसक बैठे हुए लोग अहिंसक थे और उन पे जनरल डायर के द्वारा चारों तरफ से घेर के हमला किया गया था। बैसाखी का वो दिन था। बैसाखी पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए रबी फसल काट लेने की खुशियां थी और अमृतसर में उस दिन मेला भी सैकड़ों साल से लग रहा था। अंग्रेजों की मंशा थी कि भारत के लोगों को दबाया जाए और इसी के तहत यह कांड किया गया। जिस सभा में शहर में कर्फ्यू लगा था और जब सभा में कुछ नेता भाषण देने वाले थे, कुछ लोग बैसाखी के मौके पर परिवार के साथ मेला देखने आए थे और सभा की खबर सुन के वहां पहुंच गए थे। तभी जनरल डायर ने 90 ब्रिटिश सैनिकों के साथ वहां पे राइफल लेके गोलीबारी की। 10 मिनट में कुल 1650 राउंड गोलियां चलाई। आप आज के जालियांवाला बाग को देखने जाइएगा तो उस समय मकानों के पीछे एक खाली मैदान था और केवल एक रास्ता था, चारों ओर मकान थे। लोग वहां पे कुआं में कूद के जान बचाने की कोशिश किए और कुआं में कहा जाता है कि 200 से ज्यादा शव तो सिर्फ कुएं से मिले। तो ये था काला इतिहास जालियांवाला बाग हत्याकांड का। मार्च 1919 से 1920
मार्च 1919 से 1920 खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, देखिए हर एक आंदोलन के साथ भारत में वहां पे जुड़ा हुआ था कि किस तरीके से वो आंदोलन को किया जाएगा। लेकिन जब भी भारत में कोई भी आंदोलन हुआ तो उसके पीछे का एक पृष्ठभूमि था। मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू की और लखनऊ से शुरू हुआ यह कार्यक्रम गांधी जी के प्रभाव के कारण आगे बढ़ता गया। और जब इसके पीछे बहुत सारी पुरानी कहानी भी थी कि क्यों हो रहा है खिलाफत आंदोलन, जरूरत क्या है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, लखनऊ में फैला था ये परिसर में ये पूरा। मोहनदास और खिलाफत नेताओं ने स्वराज के लिए एक साथ काम करने और लड़ने का वादा किया था। इन्हीं नेताओं ने 1920 से मुसलमानों के लिए स्वतंत्र शिक्षा और सामाजिक कायाकल्प को बढ़ावा देने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना भी की थी। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया इस तरह से कहिए तो पहला बड़ा आंदोलन था। उन्नीस से 1922 ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करने के लिए योजना बनाई गई और शुरू कर दिया गया। जगह जगह ब्रिटिश सामानों की होलिका जलाई गई। गांधी जी के आह्वान से यह कार्यक्रम शुरू हुआ और 1922 एक कांड हुआ जिसे हम सब चौरा चौड़ी कांड कहते हैं। चौरा चौड़ी कांड 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरा चौड़ी में हुआ था। असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। 3 नागरिक और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई। महात्मा गांधी, जो अहिंसा के नायक थे और हिंसा के घोर विरोधी थे, इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर 1922 में जो असहयोग आंदोलन को उन्होंने वापस लेने की बात कह दी। और ये चौरा चौड़ी स्टेशन पे आप जाइएगा तो चौरा चौड़ी के बारे में आपको पता चलेगा। और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 1 जनवरी 1923 CR दास और मोतीलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1924 मोपला में दंगे शुरू हुए। हिंदू और मुस्लिमों के बीच दंगों की शुरुआत हो गई मोपला में 1924 में। 8 नवंबर 1927 ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन का गठन किया गया। उससे पहले 1922 में अल्लूरी सीताराम राजू जी का भी विद्रोह हुआ था। और आपको बता दूं कि साइमन कमीशन ने भारत में लाल बाल पाल के रूप में फेमस हुए लाला लाजपत राय को उसी साइमन कमीशन के आंदोलन में उन्होंने जो विरोध किया उसमें उन्हें लाठीचार्ज हुई थी। साइमन कमीशन क्या था? यह 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था जिसका गठन भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। और इसका मुख्य कार्य यह था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे भी लगाए। और इस आयोग का मुख्य सुझाव था कि भारत में एक संघ की स्थापना हो जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांत और देसी रियासतें शामिल हो। केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो। वायसराय और प्रांतीय गवर्नर को विशेष शक्तियां दी जाए और एक लचीले संविधान का निर्माण हो। भारत के लोगों के लिए सबसे बड़ा दर्द यह था कि इस कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। और चौरा चौड़ी की घटना के बाद असहयोग आंदोलन को जो वापस लिया गया, उससे भारत की आजादी की लड़ाई में जो ठहराव आया वो साइमन कमीशन की गठन की घोषणा से टूट गया। 1927 से मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
जिसमें सर्वसम्मति से साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला कर लिया गया। मुस्लिम लीग ने भी साइमन कमीशन के बहिष्कार का फैसला किया। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। साइमन कोलकाता, लाहौर, लखनऊ, विजयवाड़ा और पुणे सहित जहां भी पहुंचे उन्हें जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने काले झंडे दिखाए और उस समय का एक प्रमुख नारा था साइमन गो बैक। लखनऊ में हुए लाठीचार्ज में पंडित जवाहरलाल नेहरू घायल हुए और गोविंद वल्लभ पंत अपंग हो गए। 30 अक्टूबर को 1928 को लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन का विरोध कर रहे युवाओं को बेरहमी से पीटा गया। पुलिस ने लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई। वह बुरी तरह घायल हुए और मरने से पहले उन्होंने बोला था, आज मेरे ऊपर बरसती हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। अंततः इस कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। और इस कहानी के साथ एक और पृष्ठभूमि जान लीजिए। 30 अक्टूबर 1928 जब साइमन कमीशन के कारण भारत में लाला लाजपत राय को निर्दयता से पीटा गया और जो पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दिया और उप अधीक्षक सैंडर्स जनता पे टूटे थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने यह अत्याचार देखा, किंतु लाला जी ने उन्हें शांत रहने को कहा। और जब 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हुई तो भगत सिंह और उनके मित्र क्रांतिकारियों की दृष्टि में राष्ट्र का अपमान और प्रतिशोध की ज्वाला जगी और उन्होंने कहा केवल खून के बदले खून के सिद्धांत को पाला जाएगा। 10 दिसंबर 1928 की रात को निर्णायक फैसले हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जय गोपाल, दुर्गा भाभी और एकत्रित हुए और भगत सिंह ने कहा उसे मेरे हाथों से मरना चाहिए। और उन्होंने उप अधीक्षक सैंडर्स जो दफ्तर से जैसे ही जब बाहर निकला उसे एस्कॉर्ट समझकर राजगुरु ने उस पर गोली चलाई। भगत सिंह ने भी उसके सिर पर गोलियां मारी। अंग्रेजी सत्ता कांप उठी। लाहौर की दीवारों पर स्थित हार चिपक गया। लिखा था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। फिर साहिब बने भगत सिंह गोद में बच्चा उठाए वीरांगना दुर्गा भाभी के साथ कोलकाता मेल में जा बैठे। राजगुरु नौकरों के डिब्बे में और साधु बने आजाद किसी अन्य डिब्बे में। कोलकाता में भगत सिंह अनेक क्रांतिकारियों से मिलते हुए सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का विचार किया। उस दिन केंद्रीय असेंबली में 2 बिल पेश होने वाले थे। एक थे जन सुरक्षा और एक था औद्योगिक विवाद बिल। और जैसे ही बटुकेश्वर दत्त और विजय सिंह को इस कार्य के बम पटकने के कार्य के लिए चुना गया, लेकिन बाद में भगत सिंह ने एक कार्य दत्त के साथ स्वयं करने का निर्णय लिया। और जैसे ही कानून बनाने की घोषणा के लिए वायसराय उठे, दत्त और भगत सिंह भी खड़े हो गए। पहला बम भगत सिंह ने, दूसरा दत्त ने और इनकलाब जिंदाबाद के नारे से पूरा कोलकाता असेंबली गूंज बैठा। जॉर्ज सुस्टर अपनी मेज के नीचे छिप गए। सर्जेंट टेरी तो भयभीत हो गए। लेकिन हमारे दोनों क्रांतिकारी ने भागने की कोशिश नहीं की। उन्हें दिल्ली जेल में रखा गया। 31 दिसंबर 1929 लाहौर का अधिवेशन। नेहरू और बाकी लोगों द्वारा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की बात कह के सहमति बनाई गई। 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च। गुजरात से दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में शुरुआत की गई। 23 मार्च 1931 एक काला दिन और। भारत के क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को इसी दिन फांसी हुई। भगत सिंह को मियावाली जेल में रखा गया और उन पर मामले चले। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। कमलनाथ तिवारी, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, शिव वर्मा, गया प्रसाद, किशोर लाल और महावीर सिंह को आजीवन, कुंदन लाल को 7, प्रेमचंद दत्त को 3 साल और दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस। मार्च 1931 सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया गया। 1932 इससे पहले
गोलमेज सम्मेलन भी 1931 में हुआ, द्वितीय, और गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, लेकिन वो समझौता पूर्ण रूप से शुरुआत अपने चरम पर नहीं पहुंच पाने के कारण फिर से 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। 4 अगस्त 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित हो गई, और उस 1935 के पारित हो जाने के बाद फरवरी 1937 में प्रथम चुनाव हुए। 11 में 7 सीट पर कांग्रेस विजयी हुई और उनकी सरकार बनी। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुई। भारत के महान क्रांतिकारी रहे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 8 अगस्त 1940 अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1941 सुभाष चंद्र बोस ने भारत छोड़ दिया। 21 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन भारत आया। मई 1942 महात्मा गांधी और क्रिप्स मिशन के बीच मध्य वार्ता की शुरुआत हुई, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हुई और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी की ये शुरुआत अंतिम रूप से 47 में साबित हुई। 1943 सुभाष चंद्र बोस को ने भारतीय राष्ट्रीय सेना की कमान संभाली। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त, लेबर पार्टी की सरकार बनी और शिमला समझौता हुआ। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया। जून 1947 3 जून 1947 भारतीय स्वतंत्रता विधेयक संसद में प्रस्तुत हुआ और इसके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग बंटवारे पर सहमत हुए और 14 अगस्त 1947 को अंग्रेजों द्वारा मध्यरात्रि में जाने से पहले भारत को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। टुकड़े टुकड़े का मतलब भारत को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इसमें एक पार्ट धर्म के आधार पर डिवाइड हुई और इसके बाद वो ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ और स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। उसके बाद भी 1961 में अंतिम रूप से गोवा को पुर्तगाल से मुक्ति देके भारत को अखंड रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया। इसके बाद बहुत सारी सरकारें बनी, भारतीय अपने आर्थिक सामाजिक विकास के लिए आगे बढ़ते रहे, लेकिन हम उन क्रांतिकारियों की शहादत नहीं भूल सकते जो इतनी कम उम्र में मंगल पांडे से शुरुआत करें। हमने तो आपके सामने बहुत कुछ नाम लिए, लेकिन उन क्रांतिकारियों ने भारत की स्वतंत्रता को जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने तो अनेकों ने तो भारत को स्वतंत्र होते देखा नहीं, लेकिन हम आज उनके पूरक इस स्वतंत्रता को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। तो इसी तरह हम भारत को सदैव अपनी जानों की बाजी लगा के ऊंचा रखने की कोशिश करें। इसी के साथ हम आपके साथ लगातार जुड़े रहेंगे। इंडियन हिस्ट्री के आज के संस्करण में भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास पे पढ़े हैं। अगले संस्करण में हम मुगलों और सभी कमीशन के बारे में पढ़ेंगे।